बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल मोशन में इनमें से कौन सी क्वांटिटी ज़ीरो होगी? तो वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो वो ऊपर जाना छोड़ देता है। ग्रेविटी स्टिल डाउनवर्ड है। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है जो उसे आगे लेके जा रहा है, लेकिन वाई कंपोनेंट जो है वो Which of the following is not an example of projectile motion? तो एक गैस फिल्ड बलून जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कर रहा, क्योंकि वो एयर में कंटिन्यूसली या तो ऊपर जाएगा या नीचे आ जाएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होने के बाद। हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर, इस वजह से ऊपर जा रहा होता है। जब वो गैस लीक हो जाती है बलून, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम इक्वल? तो रेंज और हाइट बराबर हो जाए। रेंज इज वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, एंड हाइट इज वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। वी आई स्क्वायर के साथ जी के साथ कैंसिल होगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये स्क्वायर जो है ये साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 2 बिकम्स 4, और 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, या फिर 4 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos theta, which is equal to tangent theta, which implies that theta is equal to tangent inverse of 4. So it's option B. Body moves a distance of 10 meter along a straight line under the action of 5 Newton force. If 25 joule work is done, angle which, okay. So work done is equal to force into displacement into cosine of the smaller angle between the two। अगर work done 25 joule है, force 5 न्यूटन है और डिस्टेंस 10 है, तो एंगल कितना होगा? सो 5 इंटू 5 आ जाएगा, और ये 5/10 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और ऐसा होता है 60 के एंगल। The ratio of angular speed of minute hand and hour hand of a watch is, तो मिनट हैंड की एंगुलर स्पीड, मिनट हैंड 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है, और ये बनाता है इन एवरी 1 आवर, जबकि आवर हैंड जो है वो 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है इन एवरी 12 आवर्स। तो एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड टू एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर आवर अपॉन 2 पाई रेडियन इन एवरी 12 आवर। तो 2 पाई रेडियन से कट जाएगा, आवर आवर से कट जाएगा, ये वाला 12 ऊपर आ जाएगा, यू गेट 12:1। सो इट्स ऑप्शन सी। Body is dropped from height h, on reaching h minus x its velocity will be। तो यहाँ पर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है, इनिशियली बॉडी हाइट h पर थी, तो ये आप डायग्राम बनाएं, फिर वो कुछ डिस्टेंस x कवर करके नीचे आ गई। अब इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर, उसको आप v कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हाइट है दैट इज h माइनस एक्स। अब जो वेलोसिटी गेन की है बॉडी ने, दैट हैज बीन गेन्ड while falling under the action of gravity when it covers distance x। अच्छा, तो अब ये जो वेलोसिटी है ये स्क्वायर रूट 2gx है, या ये स्क्वायर रूट 2g माइनस एक्स है। ये अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करनी होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारी रिक्वायर्ड वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, विच इज 2gh। सो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gx। ओके, फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो P इज इक्वल टू PE मैक्स डिवाइडेड बाय 4। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x? PE हम जानते हैं
P is equal to half K x square and P max is half K x naught square divided by 4। ये हाफ के कट जाएगा और x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x नॉट बाई टू होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू x नॉट बाई टू इसमें आ जाता है। अच्छा, इसमें कोई एक x नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट टू भी हो सकता है, लाइक यहाँ पे शायद हो, तो इस बात का ख्याल रखेंगे हम। इट्स ऑप्शन stationary wave has a frequency of 165 hertz and speed of sound here में given distance between two consecutive notes is, अब आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है विच इज़ 165 हर्ट्ज और स्पीड भी दी हुई है विच इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। आपसे डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड्स मांगा हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेवलेंथ। यहाँ पे आप v इज इक्वल टू एफ लेमडा का फार्मूला लगाएंगे तो आपको वेवलेंथ मिलेगी। वेवलेंथ इज v बाय एफ। v इज 330 अपॉन 165, you get 2. So lambda by 2 is equal to 2 by 2 is equal to 1. So it is 1 meter. Ratio of third mode frequencies for closed pipe to open organ pipe. So closed organ pipe to open organ pipe में third mode की frequencies यानी F3C to F3O. So this is NV divided by 4L upon 3V divided by 2L। एक्चुअली सॉरी, एन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे एन जो है वो 5 है। सो एल एल के साथ वी वी के साथ यहाँ पे 2 बचेगा, सो इट शुड बी 5:6, विच मीन्स इनमें चारों ऑप्शन गलत हैं। इसमें कोई टाइपिंग एरर था जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। करेक्ट चॉइस इज 5/6। Next question, a stretched string of length 1 meter vibrates with a fundamental frequency of 1 hertz. The velocity is v is equal to f lambda। अब फ्रीक्वेंसी तो इन्होंने हमें 1 दी हुई है और स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ 1 मीटर है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो लेंथ है वो हाफ ऑफ वेव लेंथ के बराबर है। तो its lambda is 2l, so it is 2 into 1, so it is 2, you get 1 into 2 is 2 meter per second। Boyle's law hold good for ideal gases in isothermal process, क्योंकि isothermal process में PV is equal to nRT, ये E constant होगा तो आपका PV का रिलेशन हो जाएगा। Unit of molar specific heat is same as that of molar ideal gas constant। देखें, Cp is equal to Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब ये Cp भी आपके पास स्पेसिफिक हीट है, Cv भी स्पेसिफिक हीट है, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो यूनिट वही आएगा जो R। थंडर क्लाउड इज 5 मीटर above the ground। Potential difference between the base of the cloud and the ground is 200 megavolt। A raindrop Q with charge this much is in the region between the cloud and the ground. What is the electric force? इलेक्ट्रिक फोर्स आप देखें एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है। अब हमारे पास क्यू तो अवेलेबल है। क्यू इज गाइस 4 × 10⁻⁻12 एंड ई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी कर दें आप। एफ ई इज इक्वल टू 4 × 10⁻12 इंटू वी की वैल्यू हमारे पास दैट इज 200 मेगा वोल्ट इज 200 × 10⁶ डिवाइडेड बाई d which is 500, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड 4/5 is already 0.2 into 2 से मल्टीप्लाई होने और 12 - 6, so it is 10⁻⁻6, so it is 0.4 into 10⁻⁻6 आना चाहिए। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, इधर पावर मिसिंग है, विच शुड बी 0.40 into 10⁻⁻6 न्यूटन। नेक्स्ट आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ हॉलो चार्ज स्फीयर
एट इट्स सेंटर। अच्छा, हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो चार्ज स्फीयर है तो वो तो ज़ीरो है, और पोटेंशियल जो है हर पॉइंट पे कांस्टेंट होती है। इट्स में ऑप्शन बी आता है कि ये चार्ज स्फीयर है, द लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होने का मतलब कि पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। The charges of this much and this much are situated at point P and Q respectively as shown in figure below. Acts as the midpoint between P and Q. Which of the following is correctly describe the electric field and electric potential? अच्छा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉइंट एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स पॉइंट क्यू, ये बात ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर जीरो है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस, क्योंकि इस चार्ज की पोटेंशियल नेगेटिव होगी, इस चार्ज की पोटेंशियल पॉजिटिव, पॉइंट मिड पॉइंट है तो नेट होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, फ्लक्स एरिया, एरिया इज हेल्ड इन एक्स वाई प्लेन, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, हेल्ड इन एक्स वाई प्लेन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वाई के अलोंग है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया जो है दैट इज हेल्ड इन एक्स वाई प्लेन। तो आपका एरिया फर्स्ट कीजिए यूं, पकड़ा हुआ है इन्होंने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेस, तो फ्लक्स इज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन दोनों फेसेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? तो देखें, यहाँ से ई ए पास हो रहा है, यहाँ से ई ए पास हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो फ्लक्स दोनों एरियाज के पैरेलल होगा। ये इसका एरिया, ये इसका एरिया, फील्ड के सिंबल ऑलरेडी दिए हैं, तो ई ए प्लस ई ए बिकम्स टू ई, सिंपल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इज वी, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डी बाई थ्री। ये रहा चार्ज, अच्छा ये रहा डिस्टेंस डी, ये टू डी, ये थ्री डी। तो डिस्टेंस डी पे जो पोटेंशियल है वो v है, और अगर आप d बाई थ्री पे आ जाएंगे तो ये d बाई थ्री बन जाएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई डी, तो v प्राइम इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई डी प्राइम, विच इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई डी बाई थ्री। सो इट इज डी थ्री के क्यू डिवाइडेड बाई डी। तो ये कंपोनेंट आपके पास v प्राइम इज इक्वल टू पी वी हो जाएगा। ऑब्वियसली देखें, डिस्टेंस कम हो तो पोटेंशियल ज़्यादा होती है, तो इन्वर्स रिलेशन है। इक्वल चार्जेस आर गिवन टू टू स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई। अच्छा, तो ये छोटे रेडियस वाला स्फीयर बना देते हैं, ये बड़े रेडियस वाला स्फीयर बना देते हैं, और दोनों पर चार्जेस सेम रख दें, ये छोटा रेडियस, ये बड़ा रेडियस। तो द पोटेंशियल विल डिपेंड अपॉन V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करता है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगी? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पे डिपेंड करती है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी सरफेस पे पोटेंशियल ज़्यादा होगी। पोटेंशियल विल बी मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर। As the current through a wire is this much, what is the time taken by 20,000 electron to pass through any cross sectional area? अच्छा, I is equal to Q by T, या Q is equal to N E divided by T, E is equal to NE divided by T. N is 20,000 multiplied with E, which is 1.6 into 10 to power minus 19 upon, sorry यहाँ पे I लिखना था, 3.2 एम्पियर, 1.6 into 2 आ जाएगा, तो T is equal to 20,000 multiplied with 10 to power minus 19 divided by 2। ये 2 इससे कैंसिल होगा, T is equal to 10,000 into 10 to power minus 19, which gives us 10 to power minus 15 second। तो इसमें 10 to power minus 15 सेकेंड वाला ऑप्शन फेम्टो सेकेंड होना चाहिए। तो इसमें ये 1 फेम्टो सेकेंड होगा, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक है, 1 फेम्टो सेकेंड। Uniform wire of resistance 16 ohm is stretched uniformly to twice of its length
और रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर, तो मैंने आपको कहा था जब भी स्ट्रेचिंग होगी तो रेजिस्टेंस आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर। तो आर एन इज इक्वल टू, क्योंकि स्ट्रेच किया गया है टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, तो 2 स्क्वायर इंटू 16 which is 4 into 16 is equal to 64. उसमें 64 ओम आ जाए। Relationship between electric field and conductivity across terminals of a conductor of length and area of cross section A is, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टिविटी में रिलेशन बताना है, विच शोज के मुझे स्टार्ट करना चाहिए V इज इक्वल टू आई आर से, और कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। V इज इक्वल टू ई डी लिखने आप या E इंटू एल लिखने, आई इंटू आर की वैल्यू और रो एल बाई ए, जिसमें ये एल और एल कैंसिल हो जाएंगे। ई इज इक्वल टू आई इंटू रो की वैल्यू 1 बाय सिग्मा आनी चाहिए इंटू ए, आई डिवाइडेड बाय सिग्मा ए, या सिग्मा इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय ई ए, सिग्मा इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय ई ए, ये आपकी करेक्ट चॉइस बन गई। 1 million electrons are passing through a cross section of conductor in 1 millisecond. Current is I is equal to NE divided by T. So N is 1 million, 1 million means 10 to power 6, 1.6 into 10 to power minus 19 divided by time, which is 1 millisecond, which means 10 to power minus 3. So I is equal to 1.6 into 6 minus 19 is 10 to power -13, और ये -3 इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऊपर जाकर, तो ये -10 रह जाएगा, 10 टू पावर -10। तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -10, या आपको पॉइंट पीछे पावर आगे 0.16 इंटू 10 टू पावर -9, या 0.16 नैनो सेकेंड लिख देंगे, सॉरी नैनो एम्पेयर्स लिख देंगे। When maximum power is dissipated in the external circuit, then terminal potential difference would be, तो मैक्सिमम पावर उसी वक्त होगी तो लोड से सोर्स को मिलेगी, सोर्स से लोड को मिलेगी जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए। उस वक्त 50% यहाँ पे ड्रॉप आएगा, 50% यहाँ पे ड्रॉप आएगा। तो उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ के हाफ के बराबर होगा, क्योंकि आपने 10 वोल्ट दिया तो 5 वोल्ट इससे ले लेना, 5 वोल्ट इससे ले लेना है। Okay, these many filament bulbs are connected in parallel to this source. Which of the following has least resistance? तो देखें क्योंकि यहाँ पे सबको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, या R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी यूज करना चाहिए। सो विल राइट वी स्क्वायर बाई पी इंस्टेड ऑफ वी स्क्वायर बाई पी। पावर जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी, सो इट मीन्स इट इज 1000 वाट। Cell having pure EMF of 2.0 volt with an internal resistance this much, when short circuited its current would be, तो short circuit में current इन यानी maximum current flow करती है। If two identical loops, one of copper, other of iron, are rotated with same speed in the same magnetic field, देखें एक लूप ये बना लें, एक लूप ये बना लें, सेम ये कॉपर की है, ये आयरन की है, तो अब then EMF induced in both coil is equal, that is true, क्योंकि सेम स्पीड के साथ रोटेट की जाए तो EMF दोनों में सेम होगी। करंट इंड्यूस्ड इन बोथ कॉइल इज इक्वल, नहीं, करंट जो है इक्वल नहीं होगी क्योंकि कॉपर की रेजिस्टेंस कम है, आयरन की ज़्यादा है, तो कॉपर में करंट ज़्यादा होगी। करंट इंड्यूस्ड इन कॉपर इज मोर देन आयरन कॉइल, तो ये देखें ऑप्शन सी भी करेक्ट है, इसका मतलब बोथ एंड सी इज द बेस्ट। So bulb and a capacitor are connected to an AC source. Frequency of AC is increased, then the brightness of the bulb will, तो जितना आप AC की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतनी जो सर्किट में अपोजिशन है, जो जिसे हम कहते हैं रिएक्टेंस, वो कम होगी। रिएक्टेंस कम होगी तो बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। सो इट्स ऑप्शन ए, क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है तो बल्ब बिल्कुल ऑफ हो जाएगा।
और एसी को अलाउ करता है। अब एसी की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंस उतनी कम होगी, क्योंकि XC इज इक्वल टू 1/ωc, XC इज इक्वल टू 1/2πfc। तो जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे रिएक्टेंस कम होगी, रिएक्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा होगी तो ब्राइटनेस होगी बल्ब की। डायग्राम शोज अ वायर कैरिंग करंट आई, ये नज़र आ रही है हमें डायग्राम, हेयर इट इज। placed between the poles of a magnet, in which direction does the force on the wire act? अच्छा, इस वायर पर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो देखें, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, करंट अपवर्ड है, आप लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो आपके पास जो करंट है वो, उस फोर्स जो है वो डाउनवर्ड आ रही है, इस वायर पर फोर्स डाउनवर्ड आ रही है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल। Bar magnet falls toward a metal ring. There is cut in the ring. The magnet will fall with constant acceleration. क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ तो इंड्यूस हो जाएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कट है तो कोई करंट नहीं पैदा होगी। कोई करंट नहीं होगी तो कोई नॉर्थ पोल नहीं होगा कि वो अपोज करे, तो ये कांस्टेंट से नीचे गिरेगा। An inductor is connected to 220 volt 50 hertz AC source, then to a 220 100 hertz source. Choose the correct. इंडक्टर को 220 वोल्ट के सोर्स से भी लगाया है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है, और 220 वोल्ट के सोर्स से ही लगाया लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसीज को अपोज करता है, तो दोनों में करंट सेम नहीं होगी। तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी वहाँ पे करंट ज़्यादा होगी। करंट विल बी मोर इन फर्स्ट केस, तो एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, या एक्स एल इज इक्वल टू 2πfl। तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी वहाँ पे रिएक्टेंस भी कम होगी, रिएक्टेंस कम होगी। स्लोप ऑफ IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर रिवर्स्ड बायस्ड डायोड। रिवर्स बायस्ड डायोड में तो ऑलरेडी आपको पता है करंट ज़ीरो होती है, तो ये हो गया I, ये हो गया V। अब यहाँ पे आप देखें करंट ज़ीरो होने की वजह से लाइक स्लोप इज इक्वल टू V/I। तो अगर हम कहें परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी, स्लोप इज इक्वल टू perpendicular which is current और base which is voltage, तो it is I/V। तो अगर रिवर्स बायस में करंट ज़ीरो है तो फिर photocell receives light from source at 50 centimeter away, produces 40 milliampere current in the circuit. When the same source is at a distance of 1 meter from the photocell, current in the circuit will be। देखें, करंट डिपेंड करती है किसके ऊपर, इंटेंसिटी पर, ठीक है। इंटेंसिटी डिपेंड करती है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स पे, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। अच्छा, इनिशियली 50 सेंटीमीटर पे 40 मिली एम्पेयर करंट पैदा हो रही थी। अब आपने, यानी ये 50 सेंटीमीटर का मतलब है 0.5 मीटर। अब आपने डिस्टेंस को 1 मीटर कर दिया, यानी डिस्टेंस को डबल कर दिया। 1 मीटर मीन्स डिस्टेंस इज डबल। अगर डिस्टेंस डबल हुआ है तो इंटेंसिटी 4 टाइम कम होगी, और इंटेंसिटी 4 टाइम कम हुई है तो फिर करंट भी 4 टाइम कम होगी। तो 40 डिवाइडेड बाय 4 इज 10 मिली एम्पेयर। If work function for a surface is h/2, then photoelectric threshold frequency is। अच्छा, तो वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू HF, एंड आपको कहा जा रहा है कि वर्क फंक्शन जो है वो h/2 के बराबर है। तो आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0 बता दें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो F0 इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्स। इट इज ऑप्शन। Given the radioactive sample is reduced from 20 gram to 1.25 gram in 40 days, its half-life would be। तो half life T half is equal to T divided by N। तो T जो है हमारे पास 40 डेज है, और इस दौरान कितनी हाफ लाइफ्स गुजरी वो हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला mass of the sample left is equal to mass present initially divided by number of half lives. So n is equal to m naught divided by ml, n is equal to m naught which is
20 ग्राम एंड द लेफ्ट अमाउंट इज 1.25। अगर हम इसको यूँ लिख दें कि इट इज़ लाइक 2000 डिवाइडेड बाय 125, इसको स्प्लिट कर देते हैं। 5 के टेबल में वैसे भी आते हैं, इससे 16 आ जाएगा। और अगर आप n की वैल्यू 16 पुट करेंगे तो ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास 2.5 डेज बनेगा, which is none of these. So after 2 hours, 1/16th of the starting amount of certain radioisotope remains undecayed, यानी it is the amount left, half life is, तो left amount is n naught divided by 16, तो it is n naught divided by 2 to power n, it means 2 to power n 16 के बराबर है। 2 to power 4 16 होता है, which means आपके पास n की वैल्यू 4 है। अच्छा, अब हमें चाहिए हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। टाइम है 2 आवर डिवाइडेड बाय 4, तो इससे आपके पास 0.5 आवर आ जाएगा, विच मीन्स 30 मिनट्स। सो इट इज ऑप्शन सी। आई डोंट नो फॉर वट रीज़न आप लोग कह रहे थे ये टेस्ट मुश्किल है। टेस्ट वाज इजी। जब लास्ट टाइम मैंने बहुत इजी टेस्ट दिया था तो आप लोग कह रहे थे हमने तो 10 मिनट में कर लिया, हम निकल रहे हैं, बड़ा मज़ा आया। ये टेस्ट भी बहुत इजी था। जगह जगह पे मैंने मल्टीपल फार्मूलाज यूज़ करवाए हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। अब इस टेस्ट को आप लोगों ने बार बार करना है, इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। लाइक आप 5 क्वेश्चन भी एट अ टाइम सीखें तो दिन में 25 क्वेश्चन आप सीख लेंगे। आई विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।